क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ। मैं जदीद दस्तगीर में एज अ स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। एक ऑटिज्म एनजीओ में भी एज अ स्पीच थेरेपिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा अपना पर्सनल सेटअप है और मैं फिकरलेस के साथ 6 मंथ से ऑलमोस्ट ज्वाइन हूँ और आपके साथ अब प्रेजेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हीलिंग फ्रॉम इमोशनल बर्नआउट। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर में हमारी सीरीज जो थी वो रिलेशनशिप के ऊपर थी और हमने डिफरेंट टॉपिक को पहले कवर किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशनल बर्नआउट। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि बेसिकली इमोशनल बर्नआउट क्या है। ठीक है। इमोशनल बर्नआउट एक स्टेट है, इमोशनल स्टेट है जिसमें एग्जॉशन आ जाती है, इंसान ओवरवेल्म्ड हो जाता है, अनएबल टू कोप हो जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि एकदम से नहीं आ जाती। एक रिलेशनशिप में रहते हुए इंसान जो है छोटे छोटे से स्ट्रेसर्स को बियर करता है, छोटे छोटे से मसले मसाइल को देखता है। ठीक है। लेकिन उन चीजों को वो ऑब्जर्व करता रहता है अपने अंदर। अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ को देखें, हम अपने वर्क प्लेस को देखें, तो छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, हम उनको बियर कर जाते हैं या हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम जब कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ में चलती रहती हैं तो ये एक बर्नआउट की सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। जब हम खुद को हेल्पलेस फील करते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही होती हैं, उस स्टेट को हम इमोशनल बर्नआउट का नाम देते हैं। अब इमोशनल बर्नआउट में बेसिकली होता क्या है, हम इरिटेट हो जाते हैं, मेंटली इल होना शुरू हो जाते हैं, डी अटैच हो जाते हैं। अपनी फीलिंग्स की हमें खुद समझ नहीं आती है, हमें नहीं पता चलता है कि हम इसको किस तरह से कोप करें, किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि वो सारी सिचुएशन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है और एट द एंड आपके हाथों से निकल जाती है और आपके मेंटली और फिजिकली वो इफेक्ट करने लग जाती है। Burnout affect both mind and body, influencing mood, motivation and physical energy. ठीक है। अच्छा, हाउ इमोशनल बर्नआउट डेवलप। पहले भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में रहते हुए, हम अपने वर्क प्लेस पे रहते हुए, हम अपने जो है ना छोटे छोटे इश्यूज को देखते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कप हो पानी का, लेकिन हम फिर भी उसके अंदर पानी डालते चले जाएं एट द एंड क्या होता है, पानी जो है उसके अंदर से गिरने लग जाता है। जब वो झलकने लग जाता है, उसके अंदर से निकलने लग जाता है, गिरने लग जाता है, जितना ज्यादा हम डालते जाएंगे उतना ज्यादा वो बहता जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये इमोशनल बर्नआउट है कि इमोशनली हम पहले चीजों को अपने आप के तौर पे उनको हैंडल करना चाह रहे होते हैं, हम हैंडल कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि हम फट जाते हैं, हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, किसी न किसी सिचुएशन में वो हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और हम उनके ऊपर अपने आप से जो है ना इरिटेट हो रहे होते हैं, टेंशन में आ रहे होते हैं, हमें वो सारी चीजें जो है ना वो कोप अप हमसे नहीं हो रही होती है। बर्नआउट रियरली हैपन्स सडनली। देखा, मैंने कहा है ना कि अचानक से फिर ऐसे होता है कि हमारा जो है ना वो दिमाग फट जाता है कि हम कहते हैं कि बस डेट्स इट, अब हम और कुछ नहीं करेंगे, ये और टेंशन इस तरह से नहीं लेंगे, या कुछ ऐसा करते हैं, या बहुत ज्यादा हम उस सिचुएशन को छोड़ के चले जाते हैं, या हम बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं, या जैसे भी हमसे रिएक्ट होता है हम उस तरह से करते हैं। इट बिल्ड्स ओवर टाइम एज स्ट्रेस accumulates विदाउट adequate recovery. It occurs when emotional demand constantly overweight emotional capacity. People may push through fatigue or ignore early signs, believing they just need to keep going. ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस कर लिया कि लोग जो अर्ली साइंस आ रहे होते हैं ना, जैसे कि मुझे किसी ने कोई बैड कमेंट कर दिया, मुझे लाइट सा बुली किया जा रहा है मेरी वर्क प्लेस पे, मेरे काम पे, मेरे घर में, या कहीं पे भी, तो मैं शॉर्टली उसको जो है ना इग्नोर कर दूंगी, मैं इरिटेट होंगी ऑन द डेड स्पॉट। लेकिन फिर मैं उसको छोड़ दूंगी कि देखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको देख लूंगी, हैंडल कर लूंगी। लेकिन क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम फिर इस चीज को हम फेस करते हैं, करते 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 हम एक अपनी हाई इमोशनल पीक पे चले जाते हैं, जिसको हम इमोशनल बर्नआउट का नेम देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब है इमोशनल जो है ना बर्नआउट के साइन और सिम्टम्स क्या हैं, उसमें हम क्या फील कर रहे होते हैं। कॉन्स्टेंटली हम टायर्ड रहते हैं,
इवन हम सारी रात सोते हैं, समटाइम ऐसे होता है ना कि हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, तो हम सोते हैं, हमें नींद आई भी होती है, हम सो भी जाते हैं, लेकिन हम फिर भी रेस्टलेस रहते हैं, हमें नींद नहीं अच्छे से आती है, हम नींद ले भी लें अच्छी, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं हमारे कंधे खींचे होते हैं, हम रेस्टलेस होते हैं, हमें ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे हमारी नींद नहीं पूरी हुई है। फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म्ड और ऑन एज, हमें ऐसे लगता है कि हम एक किनारे पे खड़े हैं, हमें हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। रिड्यूस एम्पथी, इमोशनल नमनेस, फ्रीक्वेंट इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग, कभी हम अच्छा फील कर रहे हैं, कभी बुरा फील कर रहे हैं, कभी हम जो है ना सेंसिटिव हो रहे होते हैं, कभी हम जो है ना क्रूअल फीलिंग रख रहे होते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। कभी हम एक एज पे होते हैं, कभी दूसरे एज पे होते हैं, कभी हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, इस तरह की सारी फीलिंग होती है। लॉस ऑफ मोटिवेशन और प्रोस्ट्रस्टिनेशन हो रही होती है, कि हमारे अंदर काम करने की जो एबिलिटी होती है, या जो हम पुरजोश होते हैं, वो पुरजोश जो है ना वो होना हमारा कम हो जाता है। हम जो है ना अपने काम पेंडिंग करने लग जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होती है हमारी, हम फोकस नहीं ट्रूली कर पा रहे होते अपनी चीजों पे, क्योंकि हमारी थॉट्स और so सारी चीजें जो है ना वो हमारी एक ही चीज पे लगी होती हैं, इमोशनल बर्नआउट पे, कि हम उस चीज को पूरा फील कर रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन हम उस चीज से निकल नहीं पा रहे होते हैं। फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ और अदर्स, थिंग्स दैट वर वन सिंपल सडनली फील हैवी, ड्रेनिंग और इम्पॉसिबल टू स्टार्ट। वही चीज जैसे स्टार्ट में वो स्ट्रेसर आया, हम बहुत लाइट थे, हमने कहा कि लेट इट गो, लेकिन एट द एंड फिर हम उसमें इतने ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती है कि हम इसको किस तरह से कॉप अप करें, हम इसको किस तरह से हैंडल करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हम इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं और कौन से इसके पीछे रीजंस हैं, वो सारी हम चीजें देखेंगे। दस द साइकोलॉजी बिहाइंड बर्नआउट, बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से ब्रेन एरियाज इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एमिगडाला है, जो कि मोर रिएक्टिव हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव बना देता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि हमने अपने इमोशंस दिखाने होते हैं, तो ये जो पार्ट है ब्रेन का, ये फियर और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, इसकी वजह से हम जो है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों की तरफ जा रहे होते हैं। द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बिकम्स लेस एक्टिव। अब इसका क्या काम होता है कि इसने जहन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, ब्रेन को फोकस करना है, और न्यू जो है ना टास्क उनके ऊपर हमने काम करना होता है, लेकिन इसकी एक्टिविटी जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होने की वजह से हम मेनली चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, और हम हेल्पलेस होके बैठ जाते हैं। द रिवार्ड सिस्टम वीकन्स। अब ब्रेन के ब्रोका एरिया है, जो फ्रंटल लोब है, ये सारी जो है ना काम कर रहे होते हैं हमारे रिवार्ड सिस्टम पे, अप्रिसिएशंस पे। डेफिनेटली जब हमें एक जगह पे हमें इस तरह से हमारा वो सिस्टम एक्टिवेट हुआ हुआ है, हम इमोशनली बर्न हो रहे हैं, तो बहुत सी जिंदगी में फिर भी पॉजिटिव चीजें हो रही होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे सारी सिचुएशन ऐसे चल रही होती है, हमारे ब्रेन के एरियाज एक्टिवेट हुए होते हैं, तो रिवार्ड सिस्टम भी जो है ना वो अपना काम करना कम कर देता है। जब ये सूरत हाल होती है तो डेफिनेटली बर्नआउट सिचुएशन हमें बहुत ज्यादा फील होती है। दिस कॉम्बिनेशन मेक्स इमोशनल रेगुलेशन डिफिकल्ट, इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस। और फिर इस सिचुएशन में हमें ऐसा लग रहा होता है कि हर चीज नेगेटिव है, हर पर्सन नेगेटिव है, हर पर्सन हमें जो है ना वो बुरा फील हो रहा होता है, हम हर किसी के बारे में बुरी फीलिंग रख रहे होते हैं। तो लास्ट स्लाइड्स में हमने पढ़ा ना कि एम्पैथी भी कम हो जाती है, तो वो इसीलिए है कि क्योंकि ब्रेन के हमारे एरियाज वो एक्टिवेट हुए होते हैं, और हमारे इमोशंस भी उसी तरह से रेगुलेट हो रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं, पोलीवेगल की। उन्होंने कहा उनके अकॉर्डिंग जो फेजेस हैं बर्नआउट की, वो नर्वस सिस्टम को किस तरह से एक्टिवेट कर रही होती हैं, और नर्वस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा होता है, उनके अकॉर्डिंग जो है ना वो थ्री एरियाज हैं ब्रेन के एक्टिविटीज के। ब्रेन का जो एरिया है वो फाइट और फ्लाइट मोड को ऑन कर देता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इमोशनली बर्नआउट हो रहा होता है, तो फाइट और फ्लाइट मूड जो है ना वो इतना ज्यादा एक्टिवेट हुआ होता है कि हम इंजाइटी, रेस्टलेसनेस और ये वाली सारी सिम्टम्स को बहुत ज्यादा फील फील कर रहे होते हैं। और
फ्रीजिंग हो जाते हैं, और हम हमारा सिस्टम जो है ना, वो ब्रेन का एरियाज जो होते हैं ना, वो शट डाउन हुआ होता है। उसमें फिर क्या होता है कि हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, हम कहते हैं कि हमसे कोई काम नहीं होता, कोई हमसे प्यार से भी बात करे हमें बुरा लग रहा होता है, सिर्फ हमारे इन सारे एरियाज को एक्टिवेट होने की वजह से। Healing requires activating the ventral vagal state where safety, calmness and connection become possible again. कहते हैं कि वेगल एरिया जो है, वेंट्रल वेगल एरिया या ये वाला सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो दोबारा हम रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसने हमारा फाइट और फ्लाइट मूड एक्टिवेट करना है। इसकी वजह से जब हम इमोशनल बर्नआउट हैं तो ये वाले एरियाज इतने ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। फाइट मूड में क्या होता है कि हमारे जो भी स्ट्रेसर्स हैं, हम उसमें जो है ना अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि हमने इससे लड़ना है। लेकिन फिर इसके ऑपोजिट क्या होता है, जब बॉडी प्रिपेयर हो जाती है तो माइंड उसके लिए जो है प्रिपेयर नहीं हुआ होता है, या उसके जो अल्टरनेट उसने रिस्पॉन्स देना है हम वो नहीं कर पा रहे होते। लाइक हमें गुस्सा आया है, हमारा सांस तेज तेज चलना शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी बॉडी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है लड़ने के लिए, किसी से बात करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि हमारा दिमाग फिर से इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं हुआ था कि हम उससे लड़ सकें या उससे बात कर सकें जिसने हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस किया है, हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया है। तो क्या होता है, जब ब्रेन उसके लिए रेडी नहीं होता तो वो फीलिंग हमारे अंदर ही रह जाती है। जब वो अंदर ही रह जाती हैं तो फिर हम उसको अपने फिजिकल सिचुएशन में फेस करते हैं। उन फिजिकल सिचुएशंस का क्या मतलब है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो हमारे कंधों में आ जाते हैं, मतलब कंधे के पट्टे स्टिफ हो जाते हैं, टांगों में आ जाते हैं, टांगे दर्द करती हैं। इवन के वो रिब्स में भी आ सकते हैं, हड्डियों में भी वो फील हो सकते हैं। ये स्ट्रेसर की डिफरेंट टाइप्स हैं जो वो फिजिकली रन करती हैं, जो फिजिकली जाती हैं। हम देखें, अगर एंजाइटी का पेशेंट है या डिप्रेशन का पेशेंट है या किसी भी सिकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ है, तो वो ऐसे बताता है कि मेरा जिस्म जो है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, मैं हिम्मत मेरे अंदर ज्यादा नहीं रही है, या मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर से मोटिवेशन खत्म हो गया। तो वो डेफिनेटली वो हम फिजिकल साइंस देख रहे होते हैं चीजों के, जब वो फिजिकली कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट प्लीज। रूट कॉज ऑफ इमोशनल बर्नआउट। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से होती है। क्रोनिक इमोशनल केयर गिविंग, जब हमें जो है ना कोई हमारे जो है ना पेरेंट्स हमें इस तरह से पैम्पर कर रहे हैं कि बहुत ही इमोशनल स्टेट में हमें रख के उनको वो हमारी अपब्रिंगिंग करते हैं। इसके अलावा डिसफंक्शनल फैमिली और रिलेशनल स्ट्रेस, अगर हमारी फैमिलीज में इश्यूज हैं या हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें हम रिलैक्स नहीं है, हम टेंशन में रहते हैं ज्यादातर, उसमें भी ऐसे हो सकता है। ओवर वर्किंग और एकेडमिक प्रेशर, प्रेशर भी हो सकता है। एकेडमिक स्टूडेंट्स के अंदर भी ये फीलिंग्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम वर्किंग हैं या हाउस वाइफ हैं हम रिलेशनशिप्स को तब देखें, तब हम अपने वर्क प्लेस पे देखें। अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट को भी ये चीज फेस करना पड़ सकती है, अगर पेरेंट्स हैं पेरेंट्स को भी करना पड़ सकती है, अगर स्पेशल किड्स हैं उनको भी ये चीज फेस करना पड़ती है। इवन के आजकल इस तरह के केसेस भी हैं कि अगर 2 या 3 क्लास का बच्चा है, वो शूज स्कूल के नहीं पहन के जाता है, तो उसको भी किसी ना किसी बात पे बुली किया जा रहा होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज होते हैं और हर जगह पे होते हैं, हर बंदा इस चीज को फेस कर सकता है। पीपल प्लेजिंग और डिफिकल्टी सेइंग नो, एक वो पर्सन है जो कि बहुत ही कूल एंड काम रहता है। आपने बहुत से लोग ऐसे भी देखे होंगे कि वो कूल एंड काम रहते हैं लेकिन उनसे नो नहीं होता है। वो हर कोई उसको काम जो भी कह रहा होता है और उसको को वो करना पड़ रहा होता है, तो वो एट द एंड एग्जॉस्ट हो जाता है क्योंकि उसको नो नहीं कहना आ रहा होता। इमोशनल सप्रेशन और बीइंग द स्ट्रोंग वन, अगर कोई पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया है या बहुत ज्यादा वो बोल्ड है अपने जो है ना इमोशंस को बताने में, ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, ये समझे कि बहुत ज्यादा उसके पास पावर है, एट द सम पॉइंट ऑफ लाइफ, कभी भी लाइफ में कभी भी वो ये चीज फेस कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। जरूरी नहीं है कि वो वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसे ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई शिकायत हो सकती है, हो सकता है कि उसका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार या इससे भी ज्यादा बार। बहुत ज्यादा बार जब ऐसा हो जाएगा, हो सकता है कि वो इस सिचुएशन में इमोशनली डी अटैच्ड हो, इमोशनली बर्न आउट हो जाए। कांस्टेंट ओवर स्टिमुलेशन,
आजकल सोशल मीडिया का इतना ज्यादा जो है ना वो ट्रेंड है। हम बहुत ज्यादा वीडियोस आए रोज रैप के रैपिंग देख रहे होते हैं, बच्चों के साथ ज्यादतियां देख रहे होते हैं। ये सोशल मीडिया के बारे में जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रही हैं उनके बारे में देख रहे होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा इसमें भी तंग आ जाते हैं। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो पर्सनली अगर मैं थोड़े दिन इस तरह के वाकयात देख लूं तो मेरा तो होता है कि अब मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगी, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से मैं आ जाती हूँ। लेकिन एक तरह से वो थकन, एक तरह से वो सिम्टम आ जाती है कि ये क्या है, आए रोज हम इन केसेस को देखते हैं, आए रोज हम इन चीजों को फेस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं है इसका सोल्यूशन। तो ये सोशल मीडिया भी ये वाली चीज काज कर देता है। नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि बर्न आउट किस तरह से जो है ना वो पैटर्न क्या होता है उसमें, और वो किस तरह से बर्न आउट जो है ना वो वर्स हो जाता है। सबसे पहले हम अगर देखें तो अ, हम जो है ना चीजों को अगर बहुत ज्यादा परफेक्टली कर रहे हैं, उसकी छोटी छोटी सी वो देख रहे हैं, सिचुएशंस देख रहे हैं कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो हर हर इंग्रेडिएंट पूरा होना चाहिए। अगर सम टाइम ऐसे होता है घर में कोई चीज नहीं भी मौजूद होती है तो हम अगर खाना बना लेंगे तो डेट्स ओके। लेकिन अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे टमाटर नहीं है तो हम उसका अल्टरनेट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज पूरी होगी तो ही खाना बनेगा, तो डेफिनेटली हम उसको जो है ना एक चीज को स्ट्रेसर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर आ जाता है हाई सेल्फ क्रिटिसिज्म। अगर किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है किसी चीज को, तो तब भी एग्जॉशन की फेस आ जाती है। लाइक कॉमन जो है मिसाल इस तरह से है कि आप अपने वर्क प्लेस पे हो और आपको जो है ना कंटिन्यूअसली कहा जाता है कि आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे, आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे, मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, तो आप जो है ना एग्जॉशन के फेज में चले जाते हैं। फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन। अब ये पर्सनल एक आपका अपना स्टेट है। एक पर्सन है कि वो जो है वो अपने बारे में नेगेटिव व्यू रखता है कि जो भी कुछ गलत हो रहा है या जो भी चीजें जो है वो इर्द गिर्द हो रही हैं, वो समहाउ अपना पॉइंट निकाल लेता है कि ये मेरी वजह से ऐसे है। जो पर्सन ऐसा फील करता है वो भी बहुत जल्द एग्जॉस्शन का शिकार हो जाता है। इग्नोरिंग पर्सनल नीड। अब एक पर्सन है वो दूसरों को ऑलवेज यस कहता है। ठीक है। अब वो कहता है कि वो नो नहीं कह पाता है। वो बहुत ज्यादा क्योंकि लॉयल है दूसरों के साथ, वो बहुत ज्यादा कूल है, काम है, लेकिन उसको नो नहीं कहना आता। इट्स मीन कि वो सबके काम आ रहा है लेकिन अपने आप के साथ वो सिंसियर नहीं है, वो अपने आप को अपनी जरूरियात को नहीं देख रहा, वो दूसरों के काम जो है ना वो ओके होके कर रहा है लेकिन अपने नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर क्या होता है जब वो अपनी पर्सनल नीड्स को इग्नोर करता है, उसकी बहुत सी अपनी ड्यूटीज रह जाती हैं। तो कितनी बार उसकी अपनी ड्यूटीज रहेंगी और उसके बाद जो है ना वो एग्जॉस्ट होगा। डेफिनेटली कुछ कुछ मंथ्स कुछ ईयर्स वो करेगा लेकिन एट द एंड उसको ये वाली चीज फेस करना पड़ेगी। अवॉइडिंग रेस्ट ड्यू टू गिल्ट। अब एक पर्सन है उसने इतना ज्यादा दूसरों का कहना मान लिया, कर लिया, और उसने जो है ना रेस्ट भी नहीं की है। अब एक पर्सन है वो प्रॉपर नींद नहीं ले रहा, अपनी ड्यूटीज छोड़ा है, अपनी रूटीन छोड़ा है, जब वो ये सारा कुछ करेगा तो क्या होगा कि वो एग्जॉशन में चला जाएगा। और बर्नआउट इस तरह से इन सारी फेजेस से होता होता जो है ना वर्ष तरीन हो जाता है और पर्सन जो है ना एकदम से ब्रस्ट करता है, और फिर बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो गलत भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ टूल्स और टेक्निक्स जिसमें हम देखेंगे कि किन चीजों से हम अपने आप को इस एग्जॉशन से, इस बर्नआउट से हम कॉप अप कर सकते हैं, किस तरह से हम आप अपने आप को इस चीज से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने पर्सनल ट्रेट्स देखने होंगे कि पर्सनल ट्रेट्स में हम अपने आप को नेगेटिव तो नहीं हर चीज में सोचते, हम दूसरों के लिए ऑल टाइम अवेलेबल तो नहीं है, क्या हम अपनी नीड्स को भी पूरा करते हैं, क्या हम अपने आप के साथ सिंसियर हैं। हमें सबसे पहले पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है, दूसरों को नो कहना सीखना है, अपनी जरूरियात का ख्याल रखना है, अपने रेस्ट को देखना है।
उसके बाद जो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं, उसको भी आपने देखना है कौन सी एक्सपेक्टेशंस हम फुलफिल कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम टेक्निक्स देख लेते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं सबसे पहले। ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो हैं वो बेसिकली होती हैं कि आपने अपने सेल्फ पे काम करना होता है, आपने अपनी बॉडी से काम करवाना होता है। उसमें आ सकता है आप फिजिकल एक्सरसाइजेज आ सकती हैं, वॉक आ सकती है, या आ सकता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो किस तरह से काम कर रही है, आप रिलैक्स होके बैठ जाएं, या आप डीप ब्रीथ करें, डीप ब्रीथिंग चले। एक्सरसाइज उसकी अलग से भी एक लिखी हुई है। ग्राउंडेड टेक्निक में ये होता है कि आप वॉक करें और आप अपने हर स्टेप पे फोकस करें कि मैंने यहाँ पे पाँव रखा था, तो यहाँ पे पाँव रखने के बाद मेरा बॉडी पोस्चर कैसा बना, फिर नेक्स्ट पाँव अगला रखें, फिर इस तरह से हर स्टेप पे डिफरेंट चीजें पॉजिटिव सोचें, या अपने सेल्फ को लेके सोचें, या अपनी बॉडी से रिलेटेड आप सोचें। अपने आपने बेसिकली कन्वर्ट करना है अपनी अटेंशन को, जो आपके बर्नआउट की फीलिंग चल रही है, जो नेगेटिविटी चल रही है, बेसिकली हमने अपने माइंड को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट किस तरह से करना है? अपने आप के ऊपर फोकस करके। ब्रेथ वर्क टू एक्टिवेट काम, जो डीप ब्रीथिंग है, डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है और इफेक्टिव है। वो जो है ना वो एक पिल के तौर पे काम करती है। उसमें क्या करना होता है, आपने मुंह बंद करके नोज के थ्रू आपने गहरा लंबा सांस लेना होता है, और इतना लंबा खींचना होता है कि जब तक आप उसको अंदर खींच सकते हैं। खींचने के बाद आपने होल्ड कर लेना है। ठीक है। होल्ड करने के बाद आपने सीटी की तरह मुंह थोड़ा सा खोलना है और लंबा सांस बाहर निकाल देना। जब ये करेंगे ना, फिर आपने अपने पेट पे, अपने नोज पे, अपने फेस पे, ये सारी चीजों पे फोकस रखना है, अपनी चेस्ट पे फोकस रखना है। आपने किस तरह से ये बाहर आ रही है, किस तरह से डायाफ्राम आपका अंदर जा रहा है। जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे ना इजी जगह पे बैठ के, तो आपके डेफिनेटली जो है ना ये बर्नआउट की सिचुएशन कम होगी, और आपका ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम है, वो भी एक्टिवेट होगा। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन थ्रू बॉडी बेस्ड एक्सरसाइजेज, बॉडी बेस्ड आपने एक्सरसाइजेज करनी है। जैसे जंपिंग हो गया, वॉक हो गया, या जो दूसरी जिम एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी आप करनी करनी होती हैं। जर्नलिंग टू द प्रोसेस ऑफ इमोशनल ओवरलोड, आप इस चीज को ना लिख भी सकते हो। जब आप अपनी डायरी में कोई अपने स्ट्रेसर्स लिखते हो या किसी को सुना लेते हो ना, तो तब आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो, आपका माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है। इन चीजों से भी जो है फर्क पड़ जाता है। रेस्ट साइकिल, रियल रेस्ट नॉट पैसिव स्क्रोलिंग। अच्छा, रेस्ट का मतलब है कि आपने जब सोने का इरादा किया है, मोबाइल स्क्रीन, लाइट्स, म्यूजिक, शोर, हर चीज जो है ना वो आप इससे दूर हो जाएं। आप अपने बेडरूम का एनवायरनमेंट ऐसा रखें कि आप जब जाएं तो आपको रेस्ट की फीलिंग आए, और आप सिर्फ सोने के लिए बेड पे जाएं। डेली बेसिस पे बुक्स पढ़ने के लिए, स्क्रोलिंग करने के लिए, या कोई भी काम करने के लिए जब बेड पे जाएंगे तो भी आपकी फीलिंग वही होगी, सोने के लिए जाएंगे तो भी वही होगी। जब आप पूरा दिन अपने बेड पे नहीं जाएंगे, रात को सिर्फ सोने के लिए जाएंगे, सिर्फ रेस्ट के लिए जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको तब रेस्ट की फीलिंग आएंगी, और आप इजी फील करेंगे अपने आपको। थेरेपी फॉर डीपर इमोशनल पैटर्न्स, थेरेपी आपने करवानी है। अगर आप जो है ना ये टेक्निक्स आपके लिए नहीं काम करते हैं, तो फिर आप जो है ना सेशन जो है ना वो करवा सकते हैं। रिकवरी इज ग्रेजुअल एंड रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती हैं, और इसको एंड होने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ग्रेजुअल ये प्रोसेस होता है, और थोड़ा सा इजीली हमें चलना पड़ता है। हम एकदम एकदम से इसको जो है ना वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकते अपने आप को। नेक्स्ट है रीबिल्डिंग इमोशनल कैपेसिटी। अच्छा जी, अब हमने अपने इमोशनल कैपेसिटी किस तरह से स्ट्रोंग करनी है, हमने किस तरह से बताना है कि हम इतने ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिसमें हम जो है ना इमोशनली बर्न आउट होने से बच सकते हैं। हीलिंग फ्रॉम बर्नआउट इन्वॉल्व लर्निंग टू प्रोजेक्ट इमोशनल एनर्जी, सेट बाउंड्रीज दैट प्रिवेंट इमोशनल ओवर एक्सर्शन। हमें अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होगा। हमें बताना होगा कि अगर हम इतना काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो हमें उतना ही करना है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। इट्स मीन कि हमें नो कहना आना चाहिए। सिर्फ नो कहने की बात नहीं है, हमें इमोशनली और फिजिकली हम किसी के लिए अवेलेबल हैं, हम किसी को एंटरटेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए कोई चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं इस सिनेरियो में। ठीक है। क्रिएट डेली रेस्टोरेटिव रिचुअल्स, हमें अपनी रूटीन को सेट करना होगा। क्रिएट डेली
रिकनेक्ट विद बॉडी थ्रू मूवमेंट्स एंड माइंडफुलनेस। हमें अपनी एक्सरसाइजेज पे, अपनी बॉडी पे, हमें डेली रूटीन पे काम करना होगा। इसके अलावा जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं ना, उनको भी जो है इमोशनली हम अपने आप से सेव करें। ये नहीं है कि हम अपनी माइंड पे, अपनी बॉडी पे इफेक्ट हो रहे हैं अपने आप से, हम उसमें पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, लेकिन हम दूसरे लोगों को इतनी ज्यादा नेगेटिव सुनाएं या दूसरे लोगों के साथ इतने बुरे हो जाएं कि हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाए। ओवर टाइम क्लैरिटी, मोटिवेशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी रिटर्न्स नेचुरली। लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगता है, हमें अपने आप को रिकवर करने के लिए, दूसरों को भी चाहे अगर हम रिकवर कर रहे हैं इसमें भी टाइम लगता है, मोटिवेशन भी टाइम से आती है, क्लैरिटी भी, और इमोशनली हम जो है ना रिटर्न नेचुरली, इजीली और ग्रेजुअली हम हो जाते हैं। ओके, अब हमारा जो है ना वो क्लोजिंग है। बर्नआउट इज नॉट अ पर्सनल फेलियर। एक पर्सनल फेलियर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मैं बर्नआउट हो रही हूँ तो सारी गलती मेरी है। देखिए, जब हम अपने आप पे भी सारी चीज डाल लेते हैं ना, तो ये भी एक नेगेटिव फिनोमिना है जिसमें ये चीजें ज्यादा हम पे अटैक कर सकती हैं। इट्स अ पर्सनल फेलियर, इट्स अ सिग्नल दैट योर इमोशनल सिस्टम हैज कैरिड टू मच too far long. Healing comes from gentle, intentional steps that prioritize safety, rest, and emotional regulation. ठीक है। हीलिंग जो है ना वो आपके जेंटल होने से, इंटेंशनल स्टेप से। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह से बैठे आप इस सारे सिनेरियो को सोचते रहते हैं और आप एग्जॉशन में इजीली कैच हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें से इजीली निकल भी आएंगे। इसके लिए आपको इंटेंशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, कुछ थेरेपीज भी आप प्लान कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ब्रेन जिम कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं आजकल तो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, क्विजेस, एक्टिविटीज मिल जाती हैं जिसमें हम कर सकते हैं। सो हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट है, व्हाट इज वन बाउंड्री और हैबिट आई कैन इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट माय इमोशनल वेलबींग। हम कौन सी, हमें इसके बारे में सोचना है, हमें इस पे काम करना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी या कौन सी ऐसी बाउंड्री या हैबिट है जो हमारी इमोशनल वेलबींग को स्ट्रोंग करेगी। एनी क्वेश्चन प्लीज। हेलो, एनी क्वेश्चन? यस प्लीज।